मैं जब भी ऑफिस से घर आता, मेरी पड़ोसन नकाब ओढ़कर बिरयानी की प्लेट लाती और कहती, अम्मा ने गरीबों के लिए खाना बनाया था, आपके लिए भी एक प्लेट लेकर आई हूँ। मैं मारे भूख के वह बिरयानी खा लेता और उसके कुछ देर बाद ही मुझे गहरी नींद आने लगती। एक दिन सोकर उठा तो पड़ोसन का नकाब मेरे कमरे में रखा हुआ था। मुझे शक सा होने लगा तो मैंने बिरयानी की प्लेट फकीर को दे दी और सोने की अदाकारी करने लगा। कुछ ही देर में मेरे कमरे में वह आई थी और फिर मैं एक पुलिस ऑफिसर था। यह बात उन दिनों की है जब मेरी ड्यूटी एक गांव में लगी थी। यहाँ पर मेरा कोई जान पहचान का नहीं था। मैंने रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर की बजाय अंदरूनी शहर में रहना ही ठीक समझा, क्योंकि मैं गांव में रहकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। सर्दियों के दिन थे। एक कमरे और एक छोटे से आंगन का मकान मुझे एक पुराने से इलाके में मिल भी गया था। मैंने बस ज़रूरत की ही चीज़ें घर पर रखीं और पूरा दिन मेरा पुलिस स्टेशन में ही गुजर जाता था या फिर ड्यूटी पर। मुझे न ढंग से खाने पीने का होश था और ना कोई मेरे खाने का रूटीन था। कभी दिन में भाग दौड़ लग जाती तो कभी रात में मुंह अंधेरे निकालना पड़ता। मैं एक दिन घर में दाखिल हुआ तो भूख की तेजी से मुझे चक्कर से आ रहे थे। मैं जल्दी से किचन में गया, लेकिन वहां पर बस अंडा और प्याज ही मौजूद थे। सोचा इन्हीं का आमलेट बनाकर खाकर गुजारा कर लूँगा, लेकिन उसका भी सामान पूरा नहीं था, क्योंकि नमक और तेल घर में, मिर्च और तेल घर में नहीं था। मजबूरन मुझे पड़ोस के घर का दरवाज़ा बजाना पड़ा। एक खूबसूरत सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर कुछ हैरान हुई, फिर दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाए बिना मेरी बात सुने अंदर चली गई। उसके बाद एक बड़ी उम्र की औरत बाहर आई थी। मुझे देखकर माथे पर बल डाले पूछने लगी कि कौन हो मियाँ। मैंने कहा, मैं बराबर वाले घर में शिफ्ट हुआ हूँ और मुझे तेल और मिर्च चाहिए। मेरी बात सुनकर उसने एक अजीब सी नज़र मेरे ऊपर डाली थी। मुझे सर से लेकर पैर तक घूरा था। फिर कहने लगी, रुको मैं लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद मुझे उसने मिर्च और एक कटोरी में तेल लाकर पकड़ा दिया था। मैं घर वापस आया और खाना बनाया और खाकर सो गया। बात आई गई हो गई थी, लेकिन जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला था उसका सुंदर सुंदर चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। जी चाहता था उसको एक बार फिर से देख लूं। एक बार मेरी शाम को ही ड्यूटी खत्म हो गई थी। मैं घर आ रहा था जब वही बूढ़ी औरत दोनों हाथों में सब्जी के थैले पकड़े, सर्दी के मौसम में भी पसीने से भीगी हुई, धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। अभी गली की शुरुआत थी। काफ़ी लंबा रास्ता था और उनका घर सबसे आखिर में था। हमदर्दी के नाते मैंने उनके पास जाकर कहा कि अम्मा जी, यह मुझे पकड़ा दें, मैं आपके घर तक छोड़ देता हूँ। पहले तो वह मुझे गौर से देखने लगीं, फिर पहचान कर उन्होंने वह सामान मुझे पकड़ा दिया और सुकून से लंबे सांस भरने लगीं। फिर एक हुंकार सा भर कर कहने लगीं, ये बुढ़ापा भी अपने साथ साथ कितनी बीमारियां ले आता है कि इंसान चलने फिरने में भी रह जाता है। मैंने उनकी बेबसी देखकर हाँ में सिर हिलाकर कहा कि अम्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। और फिर तो अम्मा जी की खत्म ना होने वाली बातें शुरू हो चुकी थी। कहने लगीं, जवानी में मैं सारे घर का काम भाग दौड़ कर क्या करती थी, मजाल है कि कभी थक जाऊं, लेकिन जब से 50 की उम्र आई है, घुटनों का दर्द जान को आ गया है। ऊपर से जवान जहान निकम्मा लड़का, हे राम। यह कहकर वह मुझे देखने लगीं। फिर गुस्से से बोली, 2 जवान बेटियां हैं मेरी और एक ही बेटा है। बड़ी मिन्नत और मुरादों से पाया है। भगवान से प्रार्थना की थी, हे भगवान तू मुझे बेटा दे दे तो मैं रोज़ गरीबों को खाना खिलाया करूंगी। वैसे तो बड़ा ही खूबसूरत बेटा है मेरा, लेकिन एक नंबर का आलसी और निकम्मा है। मजाल है जो कभी घर का सौदा वगैरह भी ला दे। बस नौकरी पर जाता है और शाम को ही लौट कर आता है और नखरे ऐसे दिखाता है जैसे पुलिस में अफसर हो लग गया हो। कम वक्त को कह दूं कि जा बाजार से सामान लेकर आ तो कहता है, अम्मा मैं जाता हुआ क्या अच्छा लगूंगा। दफ्तर में नौकरी करता हूँ, लोगों में बड़ी इज्जत है और रौब है मेरा। मैं सब्जी और दालें उठाकर घर आऊँगा तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। ना बाबा ना, मैं नहीं जाता। ये है, मैं कहती हूँ आग लगे ऐसी अफसरी को जो घर की 4 चीज़ें भी ना ला के दे। अम्मा की जबान अपने घर के दरवाजे पर के पास जाकर ही बंद हुई थी। घर का दरवाज़ा बजाकर वो मुझे धन्यवाद देने लगीं करती हुई मेरे हाथ से सामान लेकर अंदर की तरफ बढ़ गईं। दरवाज़ा उसी हसीन लड़की ने खोला था जिसे देखकर मैं अपनी सूझबूझ खोने लगा था। मुझे देखकर वह फिर से गेट से ही वापस पलट गई थी। मैं भी वापस अपने घर जाने लगा तो अम्मा जी की पुकार पर रुकना पड़ा। अम्मा जी कहने लगीं, अपने घरवाली से कहना हमारे घर आ जाया करे। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, अम्मा जी अभी मेरी शादी नहीं हुई है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, पुलिस अफसर हूँ और यहाँ मैं ड्यूटी पर तैनात हुआ हूँ। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें हैरत से फटी थीं। हैरत से गले के अंदर से ज़ोर से आवाज़ लगाकर बोली थी, तुम पुलिस में हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो बेकार में ही तुमसे इतना सामान उठवा लिया।
उन्हें शायद मेरी वर्दी और पोस्ट सुनकर कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि वह मुझसे सामान उठवा कर लाई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं अम्मा जी, मैं आपके बेटे की तरह अफसरी का रौब नहीं झाड़ता और कोई काम हो तो मुझे बता दिया करिए। मैं यह कहकर घर आ गया। उसके बाद रात को खाने में 1 प्लेट बिरयानी की भरकर वह लड़का मुझे देने आ गया। कहने लगा, अम्मा जी ने भेजी है और रात का खाना हमारे घर से आपको आ जाया करेगा। आप अपने लिए घर पर कुछ मत बनाना। उस लड़के ने अपना नाम हारिश बताया। वह लड़का उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा था, लेकिन काफ़ी चंचल मिजाज का था। देखने में ही तमीज़दार लग रहा था। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि यह बिरयानी मोहल्ले में दूसरे घरों में भी देनी है, मैं बाद में कभी फुर्सत में आऊँगा। मैंने कहा, जी ज़रूर आना। फिर दरवाज़ा बंद किया और बिरयानी खाने लगा। बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। पेट भर कर खा चुका था, लेकिन मन नहीं भरा था। ऊपर से उस हसीन हसीन लड़की का चेहरा आंखों के सामने आने लगा था। दिमाग में आया कि ज़रूर यह बिरयानी उसी लड़की ने बनाई होगी। खैर, अब ये था कि मुझे रात के खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। कभी अम्मा जी अपने बेटे के लिए मांगी गई मिन्नत को पूरा करने के लिए गरीबों को खाना खिलाती तो उनमें से मेरे लिए भी प्लेट भरकर खाना आ जाता था। कभी ऐसे ही बिना किसी बात के ही हारिश के हाथ मेरे लिए खाना भेज देती थीं। आजकल मैं बिजी भी बहुत था। मेरी हाईवे पर ड्यूटी लगा दी गई थी। कभी मैं शाम को घर लौटता तो कभी रात के 12 बज जाते थे। हारिश मुझे खाना देने ज़रूर आता था। फिर वह मेरे साथ बैठकर बातें करता रहता। बड़ा सादा मिजाज लड़का था। ऑफिस से घर आकर बाहर कहीं नहीं निकलता था। घर को चलाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ जॉब करने लगा था। उसी से मुझे मालूम हुआ कि उसकी बड़ी बहन बीए कर चुकी है और उससे छोटी भी कॉलेज जाती है। मैंने यह जानना चाहा कि जिसको देखकर मैं अपने होश खो बैठा हूँ वह कौन से नंबर की है। इसलिए कहा कि अम्मा जी के हाथ में तो बड़ा स्वाद है, खाने का मज़ा आ जाता है, खाना खाकर पेट भर जाता है, लेकिन नीयत नहीं भरती। मैं जानना चाहता था कि खाना यकीनन उसकी किसी बहन ने ही बनाया होगा। वह लड़का हंसने लगा, कहने लगा, खाना तो मेरी बड़ी बहन बनाती है, अम्मा तो सिर्फ बातें ही बनाती रहती हैं। अब तो मेरे दिल में यह उत्सुकता होने लगी थी कि जिसके हुस्न पर मेरा दिल मर मिटा था वह कौन सी वाली है। लेकिन अब दिल के हाथों अपनी शराफत को तो पीछे नहीं छोड़ सकता था। फिर वह घराना भी बड़ा ही संस्कारी टाइप का था। अम्मा जी की दोनों बेटियों को कभी भी बिना मतलब के बाहर आते जाते नहीं देखा था, और अगर कहीं बाहर जाती भी थीं तो खुद को एक चादर में लपेट कर जाती थी। इतना छुपा कर जाती थी कि उनका चेहरा दिखाई नहीं देता था। एक बार उनका भाई अपनी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। वहाँ उसे तनख्वाह अच्छी मिल रही थी। अम्मा जी भी कुछ बीमार रहने लगी थीं। अब मुझे खाना उन दोनों बहनों में से ही कोई एक देने आती थी। बस दरवाजे से ही खाना देती और चली जाती। मेरी बड़ी कोशिश होती थी कि मुझे पता चले कि यह कौन सी लड़की है, क्योंकि अम्मा जी की दोनों बेटियां ही अपने आप को छुपाकर मेरे घर तक आती थीं। बड़ी सी चादर में वह अपने आप को छुपाए नहीं होती थी और चेहरे पर भी घूंघट किया होता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को देखकर मैं अपने होश खो बैठा हूँ वह कौन सी लड़की है, लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाती थी कि मैं पूछताछ करने की कोशिश करता तो यकीनन वह लोग मुझे बुरा समझते। लेकिन मेरी मोहब्बत उस लड़की के लिए रोज़ रोज़ बढ़ने लगी थी। मैंने एक बार अपने दिल के जज्बात का इजहार कागज़ के एक टुकड़े पर लिख कर कहा कि उस लड़की के नाम जिसे मैंने पहली बार गेट पर देखा था, और उस रुमाल में वह कागज़ का टुकड़ा रख दिया जो खाने के ऊपर ढककर मुझे दिया जाता था। खाना बड़ी बहन ही बनाती थी और मुझे भी यही लगता था कि जिस पर मैंने दिल हार बैठा हूँ वह बड़ी वाली ही है, क्योंकि छोटी बहन तो अभी पढ़ती है। जिस लड़की को मैंने देखा था वह उम्र में 20-22 साल की लड़की थी। मैंने सोचा तो यही था कि अगर लड़की की भी रजामंदी हुई तो मैं अपनी माँ को बुलाकर रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊंगा। उन्हीं दिनों मेरी बड़े अफसर ने एक फ़ाइल दी थी जो उन मुजरमों की थी जो जेल से भागे थे। आजकल हम इसी मिशन पर काम कर रहे थे। वह फ़ाइल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि उसमें उन सब मुजरमों की तस्वीर और डिटेल मौजूद थी। मेरे घर पर ऐसा कोई था भी नहीं कि फ़ाइल इधर से उधर होती, इसलिए मैंने वह फ़ाइल अपनी अलमारी में रख दी। आज भी मुझे खाना देने एक लड़की आई थी। कौन सी आई थी मुझे नहीं पता। दरवाजे पर ही खाने की ट्रे पकड़ाकर वह पलट गई थी, लेकिन अचानक ही मुड़कर बोली, आपका जवाब इसमें मौजूद है। मैं यह सुनकर हैरान सा हुआ था कि ना जाने कहीं मेरी बात उसे बुरी ना लग गई हो, क्योंकि लड़की का कहने का अंदाज़ थोड़ा तीखा सा था। मैंने जल्दी से ट्रे टेबल पर रखा, रूमाल उठाकर देखा। गरम गरम बिरयानी से भाप उठ रही थी। मैंने प्लेट उठाकर नीचे देखा। नीचे एक कागज़ का टुकड़ा मौजूद था। मैंने धड़कते दिल से के साथ उसे उठाकर पढ़ा। उसमें उस लड़की ने अपनी मोहब्बत का भी इजहार किया था और यह भी कहा था कि मैं अम्मा जी की छोटी बेटी हूँ जो रोज़ खाना देने भी आती हूँ। और उस दिन दरवाज़ा मैंने ही खोला था और आपने मुझे ही देखा था और मेरा नाम रश्मा है।
रमशा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। खैर, मैं खुश था कि वह लड़की भी मुझे पसंद करती है। एक बार मैं जल्दी ही शाम को लौट आया था, इसलिए खाना लेने खुद उनके घर पर आ गया था। दरवाज़ा रमशा ने ही खोला था। उस जिसने आजकल मेरी नींद और दिल का चैन चुराया हुआ था, उसका चेहरा मेरी आंखों में बस गया था। उसे मैं किसी तरह भूल नहीं सकता था। जैसे ही उसकी और मेरी नज़रों का टकराव हुआ, वह मुझे देखकर मुस्कुराई भी थी। कहने लगी, आप यहीं रुकें, अम्मा जी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए खाना मैं आपको दे देती हूँ। उसके कहने का अंदाज बहुत ही धीमा और मीठा था, ऐसा कि जैसे दिल में उतरता चला गया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मुझे खाना देने आई तो चादर के पल्लू से मुंह छुपाए थी। कहने लगी, आपने परेशानी क्यों की? मैं रोज़ आपके लिए लेकर आती तो हूँ, लेकिन इस बार उसके कहने का अंदाज़ थोड़ा तेज़ था। हाँ, आवाज़ वैसे ही थी। मैंने बहाना कर दिया कि मुझे भूख लगी थी, इसलिए जल्दी आ गया। खाने की ट्रे मुझे देते हुए वह धीरे से बोली कि इसमें मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है। मैंने घर जाकर उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया और अब मैं उससे बातचीत करना शुरू कर दी थी। मैं उसे बताने लगा कि पहली नज़र में ही वह मेरे दिल में घर कर गई थी। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगी। मैंने यह भी कहा कि उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं और बहुत जल्दी ही उसके लिए अपना रिश्ता भी भेजूँगा। वह कहने लगी, अभी मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई है और अम्मा जी कभी उसे छोड़कर मेरी शादी नहीं करेंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। फिर बातों ही बातों में मैंने कहा, तुम्हारी बड़ी बहन के हाथों में तो बहुत ही स्वाद है, तुम भी उसे खाना बनाना सीख लो। कहने लगी कि खाना तो मैं ही बनाती हूँ, बस अम्मा जी नाम बड़ी बहन का लगा देती हैं ताकि उससे पहले कहीं मैं किसी को पसंद ना आ जाऊँ, क्योंकि बड़ी बहन मुझसे कम खूबसूरत है। और खैर, सिलसिला यूं ही चल निकला था और वह मुझे खाना देने आती, लेकिन रुकती नहीं थी, फ़ौरन वापस चली जाती। मैं चाहता था वह कुछ देर रुक कर मुझसे बातें किया करे और अपने खूबसूरत चेहरे से नकाब हटाकर मुझे अपने खूबसूरत चेहरे का दीदार करने दे, लेकिन वह रुकती ही नहीं थी, फ़ौरन चली जाती, कहती फ़ोन पर बात करना। एक बार रात के 3 बजे मेरा दरवाज़ा ज़ोर शोर से धड़धड़ाया गया था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, जल्दी से कमरे से निकलकर आंगन में आया तो एक लड़की दरवाज़ा खोलने के को लिए कह रही थी। आवाज़ से लग रहा था बहुत परेशान है। मैंने दरवाज़ा खोला तो रमशा खड़ी रो रही थी। इस बार उसने अपने चेहरे पर नकाब नहीं किया हुआ था। रो रो कर उसकी गुलाबी आंखें और भी लाल हो गई थीं। नाक और गाल भी लाल टमाटर जैसे हो रहे थे। कहने लगी, मेरी अम्मा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। मैं जल्दी से चप्पल पहनकर बाहर निकल गया, मेन रोड से टैक्सी ली और अम्मा जी को सहारा देकर अस्पताल ले गया। अम्मा जी अपने सीने पर हाथ रखकर कराह रही थी। वह लड़की भी अम्मा जी के साथ टैक्सी में बैठ गई थी। बहुत ज़्यादा परेशान थी। अम्मा जी को एंजाइना का अटैक आया था। पूरी रात वह आईसीयू के कमरे में पड़ी रही थीं और वह लड़की रो रो कर बेहाल हुई जा रही थी। उसकी आंखें रोते हुए सूज चुकी थीं। रोते हुए बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी अम्मा जी को कुछ ना हो। मैं खामोशी से बैठा रहा, उसे देखता रहा। हालांकि मैं भी काफ़ी परेशान हो गया था। सुबह तक उसका भाई भी वापस आ गया था। अम्मा जी 2 दिन हॉस्पिटल में रही थीं, उसके बाद घर आ गई थीं। काफ़ी कमज़ोर सी हो चुकी थीं। एक बार मुझे अपने घर बुलाकर कहने लगीं, बात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं अपने बेटों की तरह ही समझती हूँ। देखो, मैं अब बीमार रहने लगी हूँ। बेटे की नौकरी भी दूसरे शहर में लग गई है। वह कह रहा है कि कुछ महीनों में हमें भी अपने साथ दूसरे शहर ले जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बड़ी नायरा बिटिया से शादी कर लो। तुम बहुत ही अच्छे शरीफ इंसान हो और मुझे बहुत ही भले इंसान लगते हो। छोटी बेटी का रिश्ता तो मेरी सहेली अपने बेटे के लिए मांग रही है, उसकी शादी मैं जल्दी ही कर दूंगी। यह सुनकर तो मेरे दिल की हालत बिगड़ने लगी। मैं तो उसके बगैर ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप उठकर वहाँ से वापस आ गया। परेशानी में घिरा हुआ था कि अम्मा जी से कैसे कहूँ कि मुझे बड़ी नहीं, छोटी बेटी रमशा पसंद है। लेकिन मुझे यह भी डर था कि कहीं अम्मा जी यह ना सोचें कि मैं उनकी बेटी पर गलत नज़र रखता हूँ। अब भी वह लड़का मुझे पुलाव देने आने लगा था। इससे पहले तो वही खाना देने आती थी, लेकिन जब से उसका भाई आ गया था, वही खाना देने आता था। इस बीच वह सिर्फ एक बार भी आई थी। मैं उसे रोकना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह मुझसे बिना बात किए पलट कर चली गई थी। मैंने उसे फ़ोन भी किया तो वह बंद था। मुझे उसके व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। इस बार बिरयानी खाते ही मुझे तेज तेज नींद आने लगी थी और मैं जल्दी ही सो गया। और अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। जैसे ही मैं खाना खाता तो मुझ पर बेहोशी से छाने लगती थी और मैं सो जाता था।
रात को ऑफिसर मुझे कॉल करके ड्यूटी के लिए बुलाते तो मैं इतनी गहरी नींद में होता कि अपनी ड्यूटी पर भी नहीं जा पा रहा था। मुझे अपने अफसर से डांट पड़ने लगी थी। एक दिन मेरे फ़ोन की घंटी बजी। सर ने कहा कि वह फ़ाइल लेकर आओ जो मैंने तुम्हें रखने के लिए दी थी। मैंने जब अलमारी का लॉक खोला तो वहाँ से फ़ाइल गायब थी। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन फिसल गई। वह फ़ाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। कौन ले कर जा सकता था? मैंने उस फाइल को बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। मैंने यह बात अपने अफसर को बताई तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। कहने लगे, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अगर कुछ दिन में वह फाइल तुमने वापस नहीं दी तो तुम भी मुजरिम कहलाओगे। तुम्हें जेल भी हो सकती है। मैं तो बुरी तरह से घबरा गया था और मैं घर आया अच्छा खासा परेशान था। खाना खाने के बाद सारा घर फिर से छान चुका था लेकिन फाइल नहीं मिल रही थी। मेरी नौकरी तो एक तरफ, मेरी इज्जत के भी लाले पड़ गए थे। पहले तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैंने गलती कहाँ की है। फिर मुझे याद आने लगा कि आजकल बराबर वाले घर का खाना खाते ही मुझे नींद आने लगती है, लेकिन यह ख्याल भी मुझे खाना खाने के बाद ही आया था। इस बार मैं जागने की बेहद कोशिश कर रहा था लेकिन नींद बहुत तेज आने लगी थी और मैं बेबस हो गया था। जब सुबह आँख खुली तो एक काले रंग की वही चादर मेरे बेड पर मौजूद थी जो रमशा पहनकर मुझे खाना देने आती थी। अलमारी के पट भी खुले हुए थे। मेरा सामान भी उलट पुलट था। मेरे लिए यह बात और भी ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी कि अगर मुझे नशे वाली कोई चीज़ खिलाई जा रही है तो बराबर वाली अम्मा जी के घर से ही खिलाई जा रही थी, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता था। उनका बेटा सीधा साधा शरीफ लड़का था। उसे मुझसे कोई मतलब नहीं था और वह दोनों लड़कियां तो बिल्कुल घरेलू सी थीं, लेकिन जो निशानियां मुझे मिल रही थीं वह उन्हीं पर शक डाल रही थीं। मुझे हर कीमत पर वह फाइल चाहिए थी। मैंने उस दिन चावल नहीं खाए और फ़कीर को दे दिए और खुद नाटक करते हुए सो गया कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। आज भी उसने घूंघट नहीं पहन रखा था तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे उठते देखकर वो घबरा गई थी। कहने लगी, आप बीमार हैं? अब कैसी तबीयत है आपकी? मुझे होश में देखकर अब वह बहाने बना रही थी। दिल के हाथों बहुत जोर की चोट खाई थी मैंने, लेकिन अब कोई शक नहीं रहा था। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, तुम रात के समय मेरी खैरियत पूछने आई हो? यह समय है किसी शरीफ लड़की का घर से निकलने का? मैंने एक गलत लड़की को चुन लिया था। तुम मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो। मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और वो काली चादर उठाई और उसको खींचते हुए घर से बाहर ले जाकर अम्मा जी का दरवाज़ा खटखटा दिया। वह लड़की बुरी तरह से घबरा गई। कहने लगी, मैं छत से आपके घर आई थी। मुझे पता चला कि आप बीमार हैं, इसलिए मुझे रहा नहीं गया। यूँ मुझे लेकर घर मत जाएं, मैं बदनाम हो जाऊंगी। मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी? मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा था। कौन सी चाल चल रही थी वह मेरे साथ? दरवाज़ा उसके भाई ने खोला था। मुझे अपनी बहन के साथ देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। मैंने उस लड़के के गुस्से की परवाह किए बिना उसे अंदर धकेला और खुद भी अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उस लड़की का बाजू भी छोड़ दिया था। फिर मैं चिल्लाकर उस लड़के से बोला, तुम्हारी बहन बद किरदार है। इस वक्त छत से मेरे घर आई थी। मुझे खाने में नशीली दवा दे रही है। मेरे घर से सामान भी चोरी करती है और मेरे साथ भी पता नहीं। यह कहकर मैं चुपचाप हो गया था। फिर मैंने कहा, ये देखो इसकी काली चादर, यह कल मेरे घर में मौजूद थी कमरे में। उस लड़के का यह सब सुनकर गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मेरे चिल्लाने से अम्मा जी और उसकी दूसरी बहन भी बाहर निकल आई थी। दूसरी लड़की को मैं आज पहली बार देख रहा था। वह सच में उससे कम खूबसूरत थी। मुझे देखकर अम्मा जी मेरे पास आ गईं। कहने लगीं, बेटा तुम क्यों मेरी इतनी मासूम और भोली बेटी पर घटिया इल्ज़ाम लगाते हो? मैंने उन्हें वो चादर दिखाई जो वह पहनकर मुझे खाना देने आती थी। फिर सारी हकीकत भी बताई। फिर मैंने यह भी कहा कि मेरी बहुत ही ज़रूरी फ़ाइल मेरे घर से चोरी हुई है। मुझे इस लड़की के कमरे की तलाशी लेनी है। वह लड़की लगातार रोए जा रही थी। मुझे उस लड़के ने किसी बात से मना नहीं किया था, बस अपनी बहन को गुस्से से देख रहा था जो ना मैं सर हिला रही थी और अपनी बेगुनाही बता रही थी। मैंने उस लड़की की अलमारी उलट पलट कर देखी और मुझे मेरी फ़ाइल मिल गई। मैंने वो फ़ाइल सबको दिखाई। मैंने कहा, यह किसी मुजरिमों की गिरोह में शामिल है, तभी इसने यह फ़ाइल चुराई है। वह बार बार मना करती रही कि उसने कुछ नहीं चुराया। अम्मा जी बेहाल होकर कुर्सी पर बैठ गईं। मैंने कहा, मैं फ़ोन करके अभी पुलिस को बुलाता हूँ, लेकिन उस लड़के और अम्मा जी ने मुझे कस्में देकर रोक लिया कि उनकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मुझे इस वक्त सिर्फ अम्मा जी का ख्याल आया था, इसलिए मैं अपनी फ़ाइल लेकर चला गया। अगले रोज़ वह लोग घर छोड़कर जा चुके थे। मेरी नौकरी भी बच गई थी। मैंने अफ़सर से यही कहा कि मेरे घर में कहीं फ़ाइल रखी थी और मैं रखकर भूल गया था। बात ख़त्म सी हो गई थी। मुझे उस बात का बहुत अफ़सोस हुआ था। 10 साल आगे का समय गुजर गया था और मैंने शादी भी कर ली थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक भयानक हादसा हुआ था। एक एक्सीडेंट में मेरी पत्नी मुझे
और मेरी बेटी को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे और अब मैं अपनी बेटी के साथ अकेला ही रहता था। हाँ, मैंने अपनी माँ को गांव से बुला लिया है, क्योंकि जब मेरी पत्नी मरी थी उस समय मेरी बेटी 5 साल की थी और अब उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। पूरे 10 साल गुजर गए थे। शादी भी कर ली थी, बेटी भी हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो चेहरा आंखों से ओझल नहीं होता था। जब भी आंखें बंद करता उस लड़की का वह मासूम सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। दिल कहता कि वह बेकसूर थी, लेकिन दिमाग कहता वह ज़रूर कोई शातिर मुजरिम थी। लेकिन दिल क्या करता है कि जिसमें उसकी मोहब्बत अब भी दबी हुई थी। आज मेरी उम्र 38 साल हो चुकी है, मेरी बेटी 8 साल की हो चुकी है। मैंने दोबारा शादी का नहीं सोचा। पहले शादी मेरी माँ ने ज़बरदस्ती कर दी थी, लेकिन अब मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इस बार मेरी ड्यूटी बर्फ़बारी की वजह से नैनीताल में लगी थी और वहीं मुझे वह लड़का हारिश भी मिला था। उस लड़के की भी शादी हो चुकी थी। अब यह बात इतनी पुरानी हो चुकी थी कि मैंने उसे देखकर मुंह नहीं बनाया था, बल्कि बहुत ही खुशी से उसे मिला था। वह भी मुस्कुराने लगा। मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, अम्मा जी का तो 1 महीने बाद ही देहांत हो गया था। फिर कहने लगा कि मेरी छोटी बहन की शादी अम्मा जी की सहेली के बेटे से पहले ही तय थी और उसी से हो गई। लेकिन मेरी बड़ी बहन ने शादी नहीं की और ना ही शादी करने का इरादा है। छोटी बहन का सुनकर मेरे दिल में नफरत के जज्बात उभरने लगे। मेरे साथ उसने कितने खेल खेले थे, मोहब्बत का भी और मेरी बर्बादी का भी। इससे पहले कि मैं उस लड़के से वापसी की इजाज़त मांगता, पीछे से आती हुई उसी लड़की को देखकर मेरे कदम जैसे थम से गए। वह लड़की अपने भाई को पुकार रही थी। मुझे देखकर उसके शब्द मुंह में ही रह गए थे। सादे से कपड़ों में वह अब भी कयामत का हुस्न रखती थी और मेरे दिल को अंदर तक हिला गई थी। फिर मैंने सोचा उसका पति भी वहाँ आया होगा। वह लड़की मुझे देखकर गुस्से से अपना मुंह फेर गई थी। मैंने जाने की अनुमति मांगी और पलट गया। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैं अब तक उसकी मोहब्बत में क्यों गिरफ्तार हूँ। कि तभी उस लड़के ने अपनी बहन को दीदी कहकर पुकारा था। मैंने मुंह ही मुंह में दोहराया था, दीदी? क्या यह इसकी छोटी बहन नहीं है? मैं अचानक ही पलटा था। वह लड़का उसे दीदी कहकर बात कर रहा था और मेरे होश उड़ गए थे। अगर यह बड़ी बहन थी तो फिर वह कौन थी जो उसका हवाला देकर मुझसे बात करती रही थी? और उस लड़के की बातें याद आने लगीं। सारी कहानी अब मेरे समझ में आ गई थी। चैन से चैन मिलती गई थी। खेल इस लड़की ने मेरे साथ नहीं खेला था, बल्कि उसकी छोटी बहन ने हम दोनों के साथ खेला था। ऐसे बहुत से केस मैंने सुन रखे थे जहाँ एक बहन दूसरे बहन की खूबसूरती से जलती होकर, जेलस होकर उसकी राहें बदल देती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। फिर मुझे वही दिन याद आने लगा जिस दिन मैं फ़ाइल लेकर घर आया था और इस समय भी वह मेरे लिए खाना लेकर आई थी। वह मुझसे पूछने लगी, यह क्या है? मैंने कहा, यह बहुत ही खास फाइल है, इसमें मुजरिमों की तस्वीरें हैं। वह कहने लगी, मुझे मुजरिम देखने का बहुत शौक है। मैंने उसे फाइल के मुजरिमों की तस्वीरें दिखा दी। शायद उसे यह पता चल गया था कि यह फाइल मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वह मुझे नशे की दवा खाने में मिलाकर देने लगी और फाइल उसने मेरे कमरे से चुराकर अपनी बहन की अलमारी में छुपा दी और वह काली चादर मेरे कमरे में छोड़ दी ताकि मेरा शक उसकी बहन पर चला जाए। सारा किस्सा मैं समझ गया था। मैं जिससे मोहब्बत करता था वह छोटी नहीं बल्कि बड़ी बहन थी और उस छोटी वाली लड़की को भी पता चल गया था कि मैं उसकी बड़ी बहन से मोहब्बत करता हूँ और यह बात उसे गंवारा नहीं हुई थी। इसलिए उसने मुझे और अपनी बहन की राहें अलग कर दीं और मुझे उससे मिलने नहीं दिया। मेरे दिल में दबी मोहब्बत फिर से तड़प उठी थी। मेरा जी चाह काश एक बार उस लड़की से बात कर लेता, उसकी बात सुन लेता। उसकी आंखों में उस समय कितने आंसू बह रहे थे। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। शायद वह भी मुझे चाहती थी, इसीलिए उसकी बहन ने उसे यह झूठ कहा होगा कि मैं बहुत बीमार हूँ और उसे रहा नहीं गया होगा, इसलिए वह मुझे देखने आ गई थी। मेरा दिल तड़प रहा था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन अब शायद वह मुझसे नफरत करती है, क्योंकि जब उसकी और मेरी नज़रें टकराव हुआ था तो उसकी आंखों में मेरे लिए बेतहाशा नफरत भरी हुई थी। शायद वह मुझे अपनी माँ का कातिल मानती होगी। उसे मेरी वजह से ही अपने घर बार छोड़कर दूसरे शहर आना पड़ा था। मेरी वजह से ही उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया था। अपनी माँ और अपने भाई की नज़रों में गिर गई थी वह। फिर वह कैसे अब मुझसे मोहब्बत कर सकती थी? वह मुझ पर एक नफ़रत की नज़र डाल कर जा चुकी थी और मैं उसे जाता हुआ देख रहा था। जी चाहा दौड़कर उससे लिपट जाऊं और अब उसे अपनी मोहब्बत का विश्वास दिलाऊं कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुम अब भी मेरे दिल में कहीं बसी हुई हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन समय का पहिया काफ़ी आगे बढ़ चुका था।
चाह कर भी मैं अपने कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ा पा रहा था और वह मेरी आंखों से धीरे धीरे ओझल होती चली जा रही थी। मैं घर आया तो मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। पूरी रात मेरी आंखों से आंसू बहते रहे थे। मैं चाह कर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। रोते रोते मेरी आंखें लाल हो गई थीं। सुबह उठा तो मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हुई थीं। कहने लगीं, क्या हुआ है तुम्हें विहान? मैंने रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रख दिया और मैंने उन्हें सारी कहानी बता दी। वो कहने लगीं, वो लड़की अब भी तुमसे मोहब्बत करती है। तुमने यह कैसे मान लिया कि वह तुमसे नफरत करती है? भले ही तुमने उसका दिल दुखाया था, लेकिन वह भी तुमसे मोहब्बत करती है और इस बात का सबूत ये है कि उसने अब तक शादी नहीं की है। अगर तुमने उसका दिल दुखाया था तो उसकी जिंदगी में खुशियों का रंग भी अब तुम ही भरोगे। अपनी माँ की बात सुनकर मैं अपनी माँ की तरफ देखने लगा। दिल धड़क उठा था यह सोचकर कि वह मुझसे अब भी मोहब्बत करती है। शायद मेरी माँ सच कह रही थी, वह मुझे अब भी मोहब्बत करती है, वरना वह शादी करके अपना घर बसा चुकी होती। मेरी माँ ने कहा, मुझे उसका घर पता दो, मैं उसे अपनी बहू बनाकर लाऊंगी और हम दोनों मिलकर उसकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर देंगे। इतने साल उसने जिस दर्द में गुजारे हैं उन सब की भरपाई कर देंगे। मेरे दिल को एक सुकून आ गया था। मैंने उसके घर का एड्रेस माँ के हाथ में थमा दिया था, जो उसके भाई ने मुझे दिया था। ये कहकर दिया था कि कभी हमारे घर चाय पर आना। मैं सुकून से आंखें बंद करके अपनी माँ की गोद में लेट गया था। जिंदगी की आने वाली खुशियों को सोचकर मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट लौट फैल गई थी। देर से ही सही, लेकिन मेरा महबूब मुझे मिलने वाला था और मुझे विश्वास था कि वो इनकार नहीं करेगी। और शादी की पहली रात जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो उसने गुस्से से मुझे पीछे धकेल दिया था। कहने लगी, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। मैं हंसते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। मैंने कहा, बात नहीं करोगी तो शादी के लिए हाँ क्यों की थी? मेरा ये कहना था कि वह तड़प कर मेरे सीने में मुंह छुपा गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, इसलिए कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मोहब्बत नहीं इश्क किया है तुमसे। और अब अगर तुमने मेरा दिल दुखाया तो सच्ची मर जाऊंगी। मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारी बेरुखी सहकर। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था और अपनी मोहब्बत का विश्वास दिलाया था और उसके माथे को चूम लिया था। गम के बादल छट गए थे। जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको कहानी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।